अचानक डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने बोला आपकी बेटी को ब्लड कैंसर है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा था। 21 साल की हेल्दी लड़की और कैंसर। उसके बाद जो हुआ वो देखिए। साल 2021 की बात है, जब मैं अपने विश्वविद्यालय के इम्तिहान लिख रही थी तो कुछ एनर्जी लैप्स सा फील होने लगा था। मैं लगातार 3 घंटे नहीं लिख पा रही थी। उसके साथ ही मेरे को स्किन एलर्जी हुआ था, मेरा वेट लॉस हो रहा था, मुझे कफ था, फीवर ऑन ऑफ में था। उसके साथ ही मुझे नाइट स्वेट्स आते थे और मेरा वेट लॉस हो गया था एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एज वेल। आई नोटिस्ड अ लंप, अ नॉट ऑन माई नेक एंड अंडर माई आर्मपिट, जिसके चलते मैं डॉक्टर के पास गई और जांच में मालूम पड़ा कि इट इज़ समथिंग नॉट नॉर्मल। जब डॉक्टर को पहली बार दिखाया तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का कोर्स दिया कि अगर इससे भी तुम्हारा बुखार नहीं उतरता है तो फिर हम आगे और जांचें करेंगे। उसको मैंने लिया, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर ने तब NFMC एक जांच होती है वो करी, उससे उन्होंने टीबी बताया। और फिर जब मैंने घर जाके बताया कि टीबी है तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 9 महीने का कोर्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन शाम तक एक और कॉल आ गया डॉक्टर का और उन्होंने कहा कि अगर हो सके तो आप और आपके पापा अभी आ जाइएगा। तो हम सब गए डॉक्टर के पास। तो उन्होंने कहा कि सर 99% तो टीबी ही है या लंग इन्फेक्शन एट द मोस्ट, लेकिन 1% माइल्ड चांसेस हैं कि कैंसर भी हो सकता है। तो हमने कहा कि डॉक्टर आगे क्या? तो उन्होंने कहा कि एक बायोप्सी होता है, वो करवाएंगे, उससे कंफर्मेशन दे सकते हैं। जब हम घर वापस आए और मैंने गूगल किया कि बायोप्सी एग्जैक्टली होता क्या है, ये पता करने के लिए होता है कि आपको कैंसर है या नहीं है, तो मैं उस साथ तो खाना भी नहीं खा पाई थी। और टीवी में दिखाया जाता है कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस। हमको यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर भी हमें सोचा कि शायद बॉम्बे जाने के बाद यहाँ से वो मना कर दें, टेस्ट रिपोर्ट गलत आ जाए। 27 जुलाई 2021 में लोकली कंफर्म हो गया था रिपोर्ट से कि कैंसर है, पर कौन से टाइप का है और कितना स्टेज है इसका, ये सब कुछ बॉम्बे जाकर ही बॉम्बे की रिपोर्ट से 15 दिन में मालूम पड़ता है। जब वो एक बायोप्सी टिश्यू का जो ब्लॉक निकालते हैं वो आपका भेजते हैं, तो उस रिपोर्ट से कंफर्मेशन आया कि इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, हॉजकिंस लिम्फोमा स्टेज 2B। और जो स्टेज है इसके लिए पैट CT होता है, उससे मालूम पड़ता है कि आपकी बॉडी में कितने ज़्यादा हद तक फैल चुका है। तो थोड़ा डिनायल था मेरे दीदी का और मम्मी का कि नहीं ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे। लेकिन उस समय मैंने उनको समझाया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। शायद मैं भी काफ़ी अनजान थी उस चीज़ से कि बाल चले जाएंगे, आप मेरे को ऐसे भी प्यार करते हो वैसे भी प्यार करोगे। और हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करी, किसी ने पहले किसी ने बाद में। लेकिन जैसे ही हमें कैंसर का पता पड़ा तो हमें आनन फानन में अगली सुबह ही बॉम्बे निकलना पड़ा। और वो कोविड का पीक पीरियड था, उस टाइम पे हर कुछ बंद था। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एक टेम्पल है फॉर कैंसर पेशेंट्स। वहाँ पे उन्हें लगा कि मेरा केस अर्जेंसी पे देखा जाना चाहिए, तो उन्होंने अपने अस्पताल के अंदर ही सारी की सारी जांचें लिख दी। वहाँ पे आपको हर एक कोई टेस्ट अकेले करवाना होता है, आपके साथ कोई भी अकम्पनी नहीं कर सकता है। तो जब मैं पैट CT करवाने गई तो वहाँ पे आपको एक स्याही इंजेक्ट करते हैं, उससे मालूम पड़ता है, कुछ घंटा आप बैठते हैं और मालूम पड़ता है कि आपकी बॉडी में कैंसर कहाँ तक और कितना फैला है। मेरे साथ कुछ 80-85 ऐसी उम्र के लोग थे और वो दर्द में कराह रहे थे। तो वो एक समय था, सब इतना भागम भाग में हुआ प्रोसेस करने का मुझे कि 1 हफ्ते के अंदर मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई। मेरी उम्र के लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मैं यहाँ बैठ के मतलब पता ही नहीं कि क्या हो गया एकदम से मेरे साथ। तो वो एक समय था जब हाँ मैं काफ़ी इमोशनल हुई, काफ़ी टूटी, लेकिन वो समय था और उसके बाद का समय था। उस दिन मैं रोई और मैंने खुद को समझाया कि बस अब यहाँ से मुझे अपने आप को बटोरना है और संवरना है। जब मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में गई तो वहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट ने मुझे 6 ABVD रिजीम साइकिल्स रिकमेंड किया था। उसके साथ ही कहा था कि हर 2 महीने में तुम फॉलोअप के लिए आओ एंड वी विल सी कि तुम्हारी बॉडी पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। जब कैंसर के बारे में बताया तो मुझे लगा ठीक है, लेकिन ये जब तक ही ठीक था जब तक कीमोथेरेपी शुरू नहीं हुई थी। एक बार जब कीमोथेरेपी शुरू हुई, उसके साइड इफ़ेक्ट्स फेस किए, तब मेरे को ऐसा भी लगने लगा कि बस अब मैं इसको बीच में ही छोड़ दूँ। ये इतना मुश्किल हो रहा था कि मेरा इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने की बिल्कुल भी मन नहीं था।
जब मेरी माँ ने पूछा कीमो कैसे दिया जाएगा इसको, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं होगा, बस आपकी गुड़िया के शरीर को जो भी बैड सेल्स है उससे उनको जलाया जाएगा। तो एक माँ का दिल तो बहुत ही भावुक था, हो गया एकदम, वो तो रो पड़ी। कैसे जलाएंगे, वो किस चीज़ से करेंगे, तो मैं बस यही इंतजार कर रही थी और अंदर से भगवान को बहुत याद कर रही थी। भगवान ऐसे कितना होगा, कैसे होगा, बस उस समय मैं अपना मन की व्यथा नहीं बता सकती कि क्या सोच रही थी मैं अंदर, बस अंदर से घुटन और घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। कीमो के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें से जो मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किए वो था प्यूकिंग सेंसेशन, जी मिचलाना, बेचैनी, वज़न का कम हो जाना, बालों का झड़ना और कण कण का एक सेल का एक होना। क्योंकि मैं जो इंजेक्शंस लेती थी WBC के लिए, उससे मेरी बॉडी में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाया करते थे। कॉन्स्टिपेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स। बाकी आप स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हो, आपको ब्रेन फॉग भी होने लगता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ था कुछ समय के लिए। कीमो के टाइम पे कुछ भी खाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, कुछ भी स्मेल करो पंजेंट या आटा रोटी सीखने की कुछ भी, तो बहुत ही प्यूकिश फील होता था। पानी भी नहीं पी पाती थी, कुछ भी करती थी, खाती थी, लगता कि अभी वॉमिट हो जाएगी और हो भी जाया करती थी। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, मतलब आप ठीक से चल भी नहीं पाते हो। तो कभी कभी मेरी मम्मी मेरे साथ वॉशरूम में आ करती थी, कहीं मैं वॉशरूम में ना गिर जाऊँ। और मैं सच कहूँ तो अंदर इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है ना, वीकनेस तो है ही, साथ में बेचैनी जो आप किसी से साझा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कोई समझ नहीं सकता है। तो ऐसे में मुझे बिल्कुल ना किसी से बात करने का मन करता था, ना कोई मूवी देखने का मन करता था। कीमो के चलते आपके चेहरे पे तो ऐसा होता है कि आपकी आईब्रोज, लैशेस, आपके जितने भी बॉडी हेयर इंक्लूडिंग योर ओन हेड हेयर सब झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कीमो किल्स योर गुड सेल्स विथ बैड सेल्स। तो ये इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, आपके नेल की ग्रोथ सारी सब रुक जाती है। तो ये ज़रूर से होता है, लेकिन उस समय भी आपको खुद को समझाना है, खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना है, और सबसे पहले आपको ही अपने आप को प्रेम करना है, तभी कोई और कर पाएगा आपसे। मेरे साथ शुरुआत से ही मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था कि सिंस मैं बहुत यंग हूँ और मेरा कैंसर क्यूरेबल है, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट था कि नहीं, देयर इज़ अ ग्रेट चांस कि मैं अच्छा कर जाऊँगी। तो मैंने इस डर को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया कि क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। मैं हमेशा अपने ईश्वर भरोसा रखा मैंने कि उन्होंने मुझे इस मुश्किल में डाला है तो वही मुझे निकालेंगे। इसके फ्रेंड्स आए, वो इसको हिम्मत दे रहे थे, इसकी भी हिम्मत पावर बहुत अच्छी थी, जितनी भी परेशानी सब दूर हो गई और ये आज बिल्कुल स्वस्थ है। 4 साल से उसे कोई परेशानी, बहुत अच्छे से है, मतलब नॉर्मल है बिल्कुल। जब मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, जब मैं फिजिकली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी, आई वॉज वेरी वीक, लेकिन मेंटली आई वॉज वेरी स्ट्रांग। तो उसके चलते जो रिकवरी थी वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसान हो गई, क्योंकि मैंने एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाया, योगा, अपना स्लीप टाइमिंग, अपनी फूड हैबिट्स और हेल्दी किए। तो कब में मैं एक ट्रीटमेंट के फेज से रिकवरी के ट्रांजिशन में आ गई मालूम भी नहीं पड़ा। और फरवरी 2022 में मैंने अपनी लास्ट कीमो साइकिल ली। हम सब बहुत खुश थे, हमने केक कटिंग करी, मेरे लव्ड वन सब ने काफ़ी सेलिब्रेट किया और हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे गॉड को कि हमें ये दिन दिखाया कि हम कह सकते हैं कि हाँ, आज हम कैंसर फ्री हैं। भगवत गीता में एक स्थिति है स्थावर, जिसका मतलब होता है कि चाहे दुख हो या सुख हो, हर परिस्थिति में एक समान रहना। ये सारी चीज़ें कोविड के टाइम से ही हम सबको समझ में आ रही थी, तो मैंने तभी से स्पिरिचुअलिटी का सहारा अपने जीवन में लेना शुरू किया। शायद भगवान को पहले से पता था कि इस बच्ची के जीवन में आगे चल के ये संघर्ष, ये मोड़ आएंगे और इसे इस स्पिरिचुअलिटी के साथ की ज़रूरत होगी। अन्य कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो हिम्मत ना हारें, खुद पर, ईश्वर पर, अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें। मैं डॉक्टर शिवांगी तिवारी जी की एक पंक्ति कोट करना चाहूँगी, जो कहती है, मेरे दोस्त, यदि तुम्हारे साथ तुम खड़े हो तो तुम ही सबसे बड़े हो। यकीन मानो, सदा ही विजेता माने जाओगे यदि आखिरी दम तक तुम लड़े हो।